हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं रिट्रैक्टेड कन्फेशन से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉस। तो इस केस की शुरुआत करने से पहले हम आपको थोड़ा सा समझा दें कि रिट्रैक्टेड कन्फेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी सेक्शन में इंक्लूड नहीं है, बट साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली यदि कोई जो विटनेस है, जो मामले की तथ्यों और परिस्थितियों से अवगत है, जिसने घटना को घटित होते हुए देखा है, यदि वो अपने द्वारा पहले की हुई जो कन्फेस की हुई बातों से बाद में मुकर जाए, तो अब उसकी जो पहले उसने जिस गवाही को एडमिट किया था, कन्फेस किया था, अब उसका क्या इफेक्ट होगा, इसके लिए साक्ष्य अधिनियम में एज ए प्रैक्टिकली तौर पर जो है रिट्रैक्टेड कन्फेशन को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पहले विटनेस ने अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, उनको कन्फेस कर लिया है कि हाँ उसने ऐसा होते हुए देखा, बट बाद में वो मुकर जाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके द्वारा पहले की हुई संस्वीकृति को अब बिल्कुल भी मान्य नहीं किया जाएगा। मान्य किया जाएगा, बट वही बात है जो आप पूरे एविडेंस एक्ट के अंतर्गत पढ़ते हो, अन्य साक्ष्यों की संपुष्टि की आवश्यकता उसको होती है। बट यहाँ पर देखा ना कि उसको ऐसे नहीं कि कोर्ट बिल्कुल डिनाई कर देगा कि अब इस साक्ष्य का अस्तित्व नहीं है, ऐसा नहीं, अस्तित्व उसका है, बट क्या होगा, उसको एक संपोषक साक्ष्य के रूप में यानी कि दूसरे साक्ष्यों से उसकी संपुष्टि करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पुराने कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग केसेस आप लोग नोट डाउन करते चलेगा, क्योंकि मेंस में जब आप लोग आंसर राइटिंग करते हो तो उसमें तो केस लॉस को अपना एक अलग महत्व रहता है। साथ ही साथ प्री के अंतर्गत भी क्रॉनिकल यानी कि मिलान करने के लिए जो क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर टॉपिक दे के केस पूछ लेते हैं कि ये केस जो है किस टॉपिक से संबंधित है, किस धारा से संबंधित है। धारा में तो इंक्लूड नहीं है, वापस की संस्वीकृति, बट टॉपिक में तो है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। एक केस है इसमें उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस बूटा सिंह का रिट्रैक्टेड कन्फेशन से, और दूसरा जो है जो बहुत ही ज़्यादा लीडिंग है अब्दुल गनी वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का। ठीक है, इन दोनों केसेस को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के केस की, सेल्वामणि वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस का, जो कि 8 मई 2024 को ही डिसाइड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये क्रिमिनल अपील थी। देखिए इसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि गवाह के मुकरने से जस्टिस इफेक्ट नहीं होगा। अभी हमने आपको क्या बताया कि जो रिट्रैक्टेड कन्फेशन होगी उसका मतलब यह नहीं है कि अब भाई आपने पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, बाद में आपने डिनाई कर दिया तो इससे मामले पर कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। इस केस में सीधा सीधा ऊपर लिखा हुआ देख रहे हैं कि न्याय प्रभावित नहीं होता। ठीक है, ऐसा किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? ये जो मामला था सेल्वामणि का, यह एक गैंगरेप का मैटर था, जिस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्यूज थे उनकी दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केस में एक मोड़ के बावजूद, मोड़ क्या है, वही कि गवाह अपनी गवाही से मुकर गए के बाद भी गैंगरेप के केस में आरोपी की दोषसिद्धि को बरकरार रखा। जो पीड़ित के परिवार के सदस्य थे उनके साथ ही अभियोजन पक्ष के जो गवाह थे, जो जिरह के दौरान अपने बयान जिन्होंने वापस ले लिए। ठीक है, यानी कि जब जिरह यानी कि जब आर्ग्यूमेंट कोर्ट के अंदर प्रारंभ हुआ तो अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपने बयानों को वापस ले लिया। इसके बाद क्या हुआ, हालांकि जो कोर्ट है उसने इसे परे देखा और न्याय देने के लिए सबूतों के संयोजन पर भरोसा किया। रिट्रैक्टेड कन्फेशन यानी कि सबूतों के संयोजन पर न्यायालय ने इससे परे देखने से मतलब क्या है कि आप अपनी गवाही से बेशक मुकर गए हो, बट हम आपकी मुकरने वाली गवाही से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, बल्कि आपके गवाह सबूतों साक्ष्यों के साथ ही साथ और जो सबूत है उन सबको कनेक्ट कर लिया कोर्ट ने और उन पर भरोसा किया। ठीक है, अब ये तो था मेन जो डिसाइड किया था कोर्ट ने। आइए अब देखते हैं कि मेनली थोड़ी सी ग्राउंड पर जाते हैं कि जो गवाह होते हैं अपनी गवाही क्यों बदलते हैं, उनकी प्रिलिमिनरी गवाही की क्या इंपॉर्टेंस होती है। गवाह जो होते हैं वो अपनी गवाही क्यों बदलते हैं? मोस्टली देखिए कि नॉर्मली हम लोग देखें तो उन पर एक प्रेशर पड़ता है, चाहे उनको ये धमकी देने का कि अगर आपने अपनी बात से नहीं मुकरा, अगर आप जाके ऐसा कहोगे तो हम आपको क्षति पहुंचाएंगे, मार डालेंगे, आपके परिवार वालों को नुकसान पहुंचा देंगे, या फिर कुछ ऐसा काम करते जो उनके फ़ायदे के लिए होता है, मोस्टली पैसा, धन संपत्ति, कुछ ही भी चीज़ का उनको लालच देना। तो ये
किसी भी तरीके का इफेक्ट गवाह पर डाला जा सकता है, चाहे वो उसके फायदे के लिए डाला जा रहा हो, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को के खातिर, या फिर उसको क्षति पहुंचाने के पर्पज से डाला जा रहा हो। अदालत इस दुर्भाग्यपूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करती है कि गवाह, जो खासकर जो विक्टिम होता है उसके बहुत ही करीबी होते हैं, अपने बयान बदलने का उन पर प्रेशर डाला जाता है, उनको धमकी दी जाती है और इसी धमकी के डर से वो अपनी जो गवाही होती है उसको वापस ले लेते हैं। ये तो था क्यों लेते हैं मेनली। अब आता है कि महत्व क्या है भाई, क्योंकि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कोई व्यक्ति किसी घटना के बारे में बता रहा है कि हाँ उसने ऐसी घटना घटित होते हुए देखी है, अब बाद में वो मुकर रहा है, तो इससे कुछ ना कुछ तो देखिए इफेक्ट पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की प्रारंभिक गवाही के महत्व पर जोर दिया, जिसे मुख्य परीक्षा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले चीफ एग्जामिनेशन ही होता है ना, उसके बाद ही तो क्रॉस होगा, क्योंकि चीफ में जो क्वेश्चन निकल कर आए हैं उन्हीं को आर्ग्यूमेंट के रूप में लिया जाता है, किस में, क्रॉस में। जिरह से पहले दिया गया बयान अक्सर घटनाओं का सबसे विश्वसनीय कारण माना जाता है। इस केस में पीड़ित की प्रारंभिक गवाही ने स्पष्ट रूप से आरोपी को दोषी ठहराया, मतलब शुरू में उन्होंने जो बातें बताई दूसरे सबूतों के साथ कनेक्ट करके उन्हें बस सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं के आधार पर दोषियों को दोषित किया। बट क्या क्या साक्ष्यों को कॉर्पोरेट किया, कंफर्म किया अदर साक्ष्यों के साथ। अदालत ने केवल प्रिलिमिनरी विटनेस पर भरोसा नहीं किया, इसने ऐसे सबूतों की भी तलाश की जो पीड़ित की कहानी की पुष्टि करते हैं, क्योंकि अभी हमने क्या कहा कि केवल इस प्रकार की मुकरी हुई संस्वीकृति के अकेले के आधार पर तो फिर इतना बड़ा रिस्क कोर्ट नहीं ले सकता, क्योंकि आप सभी भी जानते हैं कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनमें मामले को सभी संदेहों से परे सिद्ध करना होता है, और यदि रिट्रैक्टेड कन्फेशन होगी वहाँ पर फिर वो संदेह उत्पन्न कर देती है, समझ रहे हैं आप। इसलिए उसको मजबूत करने के लिए दूसरे साक्ष्यों की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट कोर्ट ने बताए हैं कि गवाह अपनी कहानी क्यों बदलते हैं। मोस्टली जब उन पर प्रेशर डाला जाता है उनको कोई भी इकोनॉमिक प्रॉफिट भी दिया जा सकता है, मेनली आप सभी लोग ये जानते हैं। महत्व क्या होता है, सबसे पहला जो बयान चीफ में दिया जाता है उसकी अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है, बट अगर वो रिट्रैक्ट हो गया, बदल गया अपनी गवाही से, तो उसकी संपुष्टि के लिए अन्य पुख्ता सबूतों की तलाश की जाती है जो उस कहानी को की पुष्टि करते हों। तो मेनली जो केस अभी हमने देखा है, इस केस में और कौन कौन से वो प्रूफ थे कोर्ट के पास जिन्होंने इस केस में उस साक्ष्य को बिल्कुल पुख्ता कर दिया, पुष्ट कर दिया। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से और यहाँ पर जो है न्यायालय के पास सबूत थे। सबसे पहले 164 CRPC, बट अब आप यहाँ पर क्या इंक्लूड करेंगे, BNSS 183। देखिए जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आप नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के, चाहे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हो चाहे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट जो है आपके ओल्ड लीडिंग केसेस होते हैं, किसी भी मेंस क्वेश्चन, मेंस जो आंसर आप लिखते हैं उसमें उतना ही जो करंट में केसेस उससे चल रहा है वो भी अपना अलग महत्व रखता है। इससे रहता है कि हाँ जो स्टूडेंट है वो करंट केसेस से भी यहाँ पर अपडेट रहता है। तो 164 CRPC के तहत बयान, तो आप BNSS के अंतर्गत आप क्या बोलेंगे, 183 के अंतर्गत जो बयान है, मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज पीड़िता का जो बयान था जो विश्वसनीयता की एक परत पेश करता था। पहला यानी कि सबसे पहला बयान जो गवाह मुकर गया वो तो कह के मुकर गया, पर उसका एविडेंस तो रहा ना, वो प्रभावित नहीं हुआ मुकरने से। उसके साथ कोर्ट ने क्या क्या कनेक्ट किया, कौन सा साक्ष्य है, जो पीड़िता ने 164 CRPC यानी कि ऑब्लिक कहें 183 जो आपका करंट में चलेगा BNSS, मेडिकल जांच से जो निष्कर्ष निकल के आया, जो भौतिक साक्ष्य सेक्सुअल हरेसमेंट के दावे का समर्थन करने वाले थे। और तीसरा प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसकी बात की गई है 173 BNSS के अंतर्गत। ठीक है, पुलिस को दी गई पीड़ित की प्रारंभिक शिकायत, उसकी प्रारंभिक गवाही मेल खाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको कनेक्ट किया, इन सबूतों का संयोजन किया उसके रिट्रैक्टेड कन्फेशन के साथ, और दोष सिद्ध कर दिया किसको, अभियुक्त को। तो ये जितने भी हमने यहाँ पर साक्ष्य देखे इन सब पर एक साथ विचार करके कोर्ट ने एक्यूज्ड को दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त कारण माना, और यहाँ पर जीत हुई न्याय की। कोर्ट ने क्या किया, सभी साक्ष्यों को कलेक्ट करके उनका गहन जांच की, उपलब्ध साक्ष्य जो इकट्ठा किए उनके महत्व को उजागर किया, और इसके साथ ही साथ यह पीड़ित को आश्वस्त करता है क्या,
इस केस में जो डिसीजन कोर्ट ने दिया, यानी कि वो वहाँ पर केवल रिट्रैक्टेड कन्फेशन के कारण वह चुप नहीं बैठा, उसने दूसरे साक्ष्य को कलेक्ट किया और पीड़िता को जस्टिस दिलाया, जो इस चीज़ को आश्वस्त करता है कि न्याय प्रणाली जो है वो गवाहों के मुकरने जैसी चुनौतियों को पार कर सकती है, खासकर जब मजबूत सहायक साक्ष्य उपस्थित हो। तो यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का फैसला सेक्सुअल हरेसमेंट के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करता है और यह संदेश देता है कि अपराधियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। केवल जो गवाह होते हैं उनको डराकर धमकाकर उनको किसी भी प्रकार का लालच देने से अगर आप उनको तोड़ोगे तो इसका मतलब यह नहीं होता कि आप अपने द्वारा किए हुए गुनाह से बच सकते हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी और इसके साथ ही साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।